Everyone, this is Saurav once again. I am here with electrochemistry chapter 3rd of class 12th along with new topic that is electrolysis and Faraday law of electrolysis. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट दिया गया था वो दिया था फैराडे ने, इसलिए फैराडे को बोलते हैं फैराडे फादर ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। Electrolysis is comprised of two words. One is electro and other is lysis. One is electro and other is lysis. Electro means charge and lysis means separation. तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम चार्ज को सेपरेट कर सकें, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ decomposition of ionic compounds into their element by passing a direct current through the compound in fluid form। कि किसी भी कंपाउंड में से कोई भी आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, लेट अस सपोज NaCl है, इसको तोड़ना, सोडियम को अलग करना, क्लोरीन को अलग करना, मीन्स सोडियम क्लोराइड में कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है क्लोरीन भी है, बट ये आयंस की फॉर्म्स में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। जो Na पॉजिटिव है वो कन्वर्ट होके सोडियम एटम बन जाएगा और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और ये पॉसिबल कैसे है? जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तब तक ये कंपाउंड जो है वो आयंस में नहीं ब्रेक डाउन होता। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, किसी भी आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना उसके एलिमेंट्स में, जब उसके बीच में हम डायरेक्ट करंट, मतलब कौन सी करंट कौन सी होनी चाहिए? DC। अब क्वेश्चन ये राइज करता है AC क्यों नहीं यूज़ करते, अल्टरनेट करंट क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज जो अल्टरनेट करंट होती है वो साइनोसाइडल करंट होती है। मीन्स एक टाइम के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे टाइम के लिए नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर मैं AC करंट को यूज़ करता हूँ, लेट अस सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बीकर ले रहा हूँ, इसके बीच में NaCl लिया और ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको अगर मैं AC लगा देता हूँ, AC करंट, तो क्या होगा? एक टाइम के लिए ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, उसी के अगले टाइम के लिए ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव। तो मीन्स ये जो प्लेट्स हैं, कोई भी जो प्लेट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव परमानेंटली नहीं होंगी, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए होंगी। तो इसमें जो आयोनाइजेशन करना है, डिसोसिएशन करना है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम में मॉलिक्यूल टूट जाएगा, दूसरे टाइम में मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, इसलिए वो आइसोलेट होकर एटम्स की फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें यूज़ किया जाता है डायरेक्ट करंट। मीन्स डायरेक्ट करंट के बिना इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। फर्स्टली आपको इलेक्ट्रोलिसिस का पता होना चाहिए। कुछ बुक्स में आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, द सेपरेशन ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो वही मतलब दोनों का सेम है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करना, उसके पॉजिटिव पार्ट को अलग करना, नेगेटिव पार्ट को अलग करना और उनको फिर न्यूट्रलाइज करना। मीन्स जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी न्यूट्रल होके एटम में कन्वर्ट हो जाए और जो नेगेटिव पार्ट है वो भी न्यूट्रल होके एटम में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये पॉसिबल होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट करंट, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट करंट। तो ये था इसका डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है, एसिडिफाइड और साल्ट कंटेनिंग वाटर कैन बी डीकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट टू ओरिजिनल एलिमेंट। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास वाटर है, उसमें साल्ट है, तो वाटर हम जानते हैं H2O, जब ये ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। OH नेगेटिव अलग कब? जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे। अब H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम में, जो फर्दर दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? कि जब भी कभी हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, हम जानते हैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे अगर डायरेक्ट करंट को, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आगे मैं प्रोसेस में इसमें डिटेल में बताता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ
डिटेल नहीं मालूम करना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। वाटर का H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनता है जो इवॉल्व हो जाती है आउट। दूसरी साइड पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी का जो दूसरा पार्ट था OH नेगेटिव, क्या था OH नेगेटिव क्या करता है, 4 टाइम OH नेगेटिव होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मींस ये 4 OH नेगेटिव है। आपको थोड़ा सा डिटेल में करने के लिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 4 OH नेगेटिव हैं, ये क्या करेगा 4 OH बनाएगा और उसके बीच में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो 4 OH हैं इसके बीच में ये कन्वर्ट होकर 2 टाइम वाटर बना देगा और O2 बाहर निकल जाएगी, जो ऑक्सीजन गैस है वो भी बाहर निकल जाएगी। तो मीन्स जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस एज वेल एज हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होती है। मीन्स जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वहाँ पे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दूसरी एग्जांपल ये बता रहा है कि जब भी सोडियम क्लोराइड की आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मीन्स NaCl की, अगर NaCl की आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स सोडियम क्लोराइड जो है वो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सोडियम बीइंग अ मेटल ये नीचे बैठ जाता है और क्लोरीन बीइंग अ गैस ये इवॉल्व आउट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसमें होता क्या है, कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी DC करंट पास करने से उसके एलिमेंट्री फॉर्म में आ जाता है, न्यूट्रलाइज होके या तो सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा या फिर वो इवॉल्व हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है, प्रोसेस में चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस जब भी करनी है आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए, वैसल होना चाहिए जिसके बीच में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। बीकर ले सकते हैं आप, इस वैसल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोलते हैं। इसके बीच में 2 मेटल रॉड होनी चाहिए, इन दोनों मेटल रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इन दोनों मेटल रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक मेटल रॉड पॉजिटिव के साथ जुड़ी होनी चाहिए, दूसरी मेटल रॉड नेगेटिव के साथ जुड़ी होनी चाहिए। क्लियर, एक मेटल रॉड पॉजिटिव के साथ जुड़ी होनी चाहिए, दूसरी मेटल रॉड नेगेटिव के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिनको हम कैथोड और एनोड बोलते हैं। क्लियर, और इस कंटेनर के बीच में, इस कंटेनर के बीच में आपने इलेक्ट्रोलाइट को फिल करना है। मीन्स जैसे मैं NaCl ले रहा था तो NaCl का सोल्यूशन बना के उसको फिल कर देना है। तो ये इसकी पूरी प्रेपरेशन है कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है। एक टैंक लेना है आपको, एक कोई भी कंटेनर लेना है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं, एक इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, दूसरे को नेगेटिव के साथ। अब जिसको आप पॉजिटिव के साथ जोड़ते हो, जिसको आप पॉजिटिव के साथ, उसको बोलते हैं एनोड, और जिसको आप नेगेटिव के साथ जोड़ते हो उसको बोलते हैं कैथोड। ये सेल के केस में होता है और ये इसको बोलेंगे एनोड। क्लियर, अब जो आपका सेल है उसमें आपने फिल कर देना किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट को आप फिल कर दो। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब मैं बताता हूँ वर्किंग में होता क्या है। लेट अस सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था। क्लियर, इसके बीच में मैंने पॉजिटिव भी लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सबस्टांस जिसके बीच में आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। क्लियर, अब होता क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी जिसको हम एनोड बोलते हैं, ये जो प्लेट है नेगेटिव चार्ज हो जाएगी जिसको हम कैथोड बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब आपने फिजिक्स जब भी पढ़ी होगी, जहाँ लोअर क्लासेस में साइंस पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने एक लाइन पढ़ी होगी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को खींचेगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव को खींचेगा। तो होता क्या है, यहाँ से जो एनाइंस हैं मीन्स नेगेटिव चार्ज, वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं और कैटाइन जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है कैटाइन वो सारे के सारे कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज एनाइन है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये
इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास जाके नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रल बन के यहाँ पे सेटल हो जाता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज आयन है ये इस पॉजिटिव प्लेट को अपना नेगेटिव दे देते हैं और खुद न्यूट्रल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ये आगे डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया डीसी करंट को पास करने से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, मीन्स ये अगर इलेक्ट्रोलाइट था, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आयंस का अलग हो जाना, पॉजिटिव आयंस अलग हो जाए, नेगेटिव आयंस अलग हो जाए, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब प्रोसेस की बात करते हैं। कहता होता क्या है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में, इंटरचेंज ऑफ आयंस, मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ दौड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट पे जाके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाकर, मीन्स अगर पॉजिटिव हमारा क्या है Na पॉजिटिव, वो यहाँ पे कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, नेगेटिव है, ये अपना पॉजिटिव इसको दे देगा, अपना नेगेटिव एनोड को दे देगा और खुद बन जाएगा क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरीन नेगेटिव जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आयन है वो अपने चार्ज से, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, उससे छुटकारा पा लेगा। मीन्स द आयन गेट रिड ऑफ इट्स चार्ज। मतलब जो हमारा आयन है, कैटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना पॉजिटिव लूज कर देगा, जो एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज है वो अपना नेगेटिव लूज कर देगा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज होने पे, अब जैसे सोडियम था, सोडियम पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बन गया सोडियम, तो बन गया सोडियम। अब ये जो न्यूट्रल सोडियम है, अब ये जो न्यूट्रल सोडियम है, अगर तो ये न्यूट्रल एग्जिस्ट कर सकता है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, ये डिपॉजिट होकर सेटल होकर नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की एग्जांपल दे दूं, क्लोरीन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और Cl2 गैस बना देगा, Cl2 गैस बना देगा। ये जो Cl2 है ये इवॉल्व हो जाएगी बाहर, ये जो Cl2 गैस है ये बाहर निकल जाएगी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज हो गई जब कोई आयन अपने चार्ज से छुटकारा पाले, उसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। और सेकेंडरी चेंज हो गई जब एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे आप जानते हैं क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, और मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, इन द डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मोर ओवर क्लोरीन गैस की फॉर्म में होता है तो Cl2 एग्जिस्ट करता है, तो क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके Cl2 गैस बना देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। मीन्स प्राइमरी चेंज हो गए जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या लूज करे और खुद न्यूट्रल हो जाए, उसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। और अगर कोई न्यूट्रल एटम दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ कंबाइन करके एक आइसोलेटेड हो जाए, एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल बना दे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। नेक्स्ट वन, ये सेम चीज बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम एनाइंस जो नेगेटिव चार्ज हैं वो अपने नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड को दे देंगे और वहां से न्यूट्रल पार्ट बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जो इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता दूं, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर पॉजिटिव ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेकिन जो नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रैवल करके पूरे सेल में वापस आ रहा है, और इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस चलता जा रहा है। जो नेगेटिव आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन एनोड को दे रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड के पास आ रहा है, और वो कैटाइन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो पूरा प्रोसेस चलता जा रहा है और इलेक्ट्रोलिसिस होती जा रही है। नेक्स्ट वन है, इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब भी हम कभी मोल्टन का मतलब ये होता है कि जब भी हम NaCl को मेल्ट कर दें। आपको मैंने जब इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन करवाई थी वहाँ पे मैंने यही बोला था, दीज सबस्टांसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में, बट अगर इनको मेल्ट किया जाए या फिर इनका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाए, ये तब कंडक्ट करते हैं। तो अगर मैं मोल्टन NaCl की एग्जांपल दूं, NaCl टूट के बन जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर? Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बना देता है, Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम बना देता है, सोडियम एटम। और क्लोरीन नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन एटम बना देता है।
इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अब क्लोरीन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और Cl2 बना देगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। मीन्स जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है वहाँ पे दो तरह की चेंजेस होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी चेंज, सेकंड इज सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज में क्या होता है कि कोई भी आयन अपना जो चार्ज है उसको लूज कर देता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? इसको बोलेंगे हम प्राइमरी चेंज। और दो एटम, न्यूट्रल एटम कंबाइन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे, जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी चेंज। जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी चेंज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वाइल। इसके क्या कहता क्या है कि वाइल यूजफुल टू गेट एलिमेंट्री फॉर्म्स, कहता और कहाँ पे यूज हो सकता है। हालांकि हमने अभी बात की कि अगर मैं NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मेरे को सोडियम मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है, सोडियम और क्लोरीन गैस मिल रही है। तो अगर मैं 2 टाइम ले लूँगा, यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा। तो कहता है और कहाँ पे यूज़ होता है? और इसका ये यूज़ है जब भी हम मेटलर्जी करते हैं। मेटलर्जी का मतलब हो गया कि मेटल को डिराइव करना उनके ओर से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। एल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। जब ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे तो इनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता, ईजिली पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है, जो प्योर मेटल है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये हम पढ़ेंगे जब आपका बी पेपर में, जब इसका आपका सेकंड बुक में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, उसमें स्टडी करेंगे मेटलर्जी होता क्या है। तो अब जो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मैंने आपको रिव्यू दे देता हूँ इसका फिर से, कि रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करते हो, डीकम्पोज करते हो उसके आयंस में, और वो आयंस आगे जाके न्यूट्रल होके एटम्स बना देते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोवाइडेड जो करंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज DC करंट। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देयर विल बी नो इलेक्ट्रोलिसिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फैराडे, जो फैराडे था, ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये इसके जो लॉज हैं वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि कितनी कोई, अभी हमने बात की कि जब भी हम कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो एलिमेंट जो है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो एलिमेंट्री फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फैराडेज जो लॉ हैं वो यही बताते हैं कि कितना एलिमेंट प्रोड्यूस होगा और उसका रिलेशन कितना चार्ज हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स फैराडे के लॉ क्या बताते हैं कि कितनी अमाउंट में कोई एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसका रिलेशन बताएंगे कितना चार्ज हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये होते हैं फैराडे लॉ। तो कहते हैं द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स कितना हम इलेक्ट्रोलाइट में से, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, इलेक्ट्रोलाइट था, उसके बीच में 2 इलेक्ट्रोड हैं, मैंने बीच में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव इसको आगे जोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में जो सबस्टांस होगा वो डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। कहता है कितनी अमाउंट में सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं। इसका जो रिलेशन बताएगा दैट इज फैराडे लॉ, और ये 1884 में फैराडे ने एक्सप्लेन किए थे। इसके 2 लॉज हैं, वन इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड वन इज फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने अभी तक बात की, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ही बताएगा फैराडे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड टू इट। कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि कितना, अगर मैं एक इलेक्ट्रोड, अगर मैं कोई भी एक सेल ले रहा हूँ, यहाँ पे हम एक सेल लेते हैं, लेट अस सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, उसको मैंने आगे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर? अब इसके बीच में मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। अब कहता है कितनी अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स द मास ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। इज दैट क्लियर?
कि कितनी अमाउंट में कोई सबस्टांस लिबरेट, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में जहाँ तो सबस्टांस लिबरेट होगा जहाँ तो सबस्टांस डिपॉजिट होगा। तो कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड पे कोई सबस्टांस लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W हो गया कितना मास इलेक्ट्रोलिसिस होने पे डिपॉजिट हो रहा है जहाँ लिबरेट हो रहा है। Q कितना चार्ज हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, Z इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, इसको बोलते हैं Z। W किसके बराबर आ जाएगा, Z इंटू Q। तो अगर मैं Q की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, अगर मैं Q की वैल्यू, ये चलो आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमें पता है चार्ज किसके बराबर होता है, करंट होता है I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q अपॉन T इज द करंट। तो अगर मैं Q की वैल्यू निकालूँ वो किसके बराबर आ जाएगा, IT। Q किसके बराबर आ जाएगा, IT। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, वेयर I इज द करंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो अगर मैं प्रोपोर्शनली हटा दूं तो यहाँ पे Z आ जाएगा, जो अब मैंने अभी बताया। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब अगर मैं I की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मीन्स करंट की वैल्यू 1 पुट कर दूं, T की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मतलब करंट की वैल्यू I इक्वल टू 1 एम्पेयर कर दूं एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड कर दूं, तो होगा क्या, अगर मैं इसकी 1 वैल्यू पुट करता हूं तो M इक्वल टू Z आ जाएगा, M इक्वल टू Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, M इक्वल टू Z मीन्स इट इज डिफाइंड एज अ मास, कितना मास डिपॉजिट हुआ सबस्टांस का जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, मीन्स Q कितना है जब 1, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। मीन्स कि कितना 1 एम्पेयर करंट को 1 सेकेंड के लिए जब हम पास कर रहे हैं वहां पे कितना मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट हो रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन यहां से हो जाएगी। नेक्स्ट वन है, मैं आपको जनरल से एग्जांपल दे रहा हूं कि अब जब भी फर्स्ट लॉ हम करेंगे तो हम इसको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट है उसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले मैं एक जनरल से एग्जांपल ले रहा हूं, Mn पॉजिटिव मीन्स कोई भी आयन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए, एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां से उसकी रिडक्शन होकर वो सॉलिड बन गया। क्लियर। आप जनरल सेंस में ऐसे भी लिख सकते हो, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। तो मैं जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ तो इसलिए मैंने Na की जगह पे कोई भी मेटल ले लिया और इलेक्ट्रॉन मैंने 1 की जगह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो आपको ये मालूम है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपने 11th में भी पढ़ा है कि 1 मोल किसके बराबर होता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया, 96472। अप्रॉक्सीमेटली लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 96500 कूलम। मीन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन हो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, 96500। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, n मोल्स। तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, हम लेट कर रहे हैं A। कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, A ग्राम्स। तो एक कूलम की वजह से कितना डिपॉजिट होगा, डिवाइड कर देंगे, ये सारा का सारा वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि एक कूलम चार्ज होने पे कितना मास डिपॉजिट हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब एक कूलम की वजह से इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, Z की। इज दैट क्लियर। रिपीट कर लेते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि आप पहले आपने फैराडे लॉ नहीं पढ़े हुए हैं। फैराडे लॉ में क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी। तो कहने का मतलब है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया, 96500 कूलम। तो अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, n मोल्स पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने यही पढ़ा कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है उसका मास कितना ले रहे हैं, A ग्राम्स। उसका मास कितना ले रहे हैं, A ग्राम्स।
इसका मास जो ए मेटल हमारे पास सॉलिड है उसका मास कितना है, ए ग्राम्स। अगर इतने चार्ज की वजह से ए ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, एक कूलम की वजह से कितना डिपॉजिट होगा, इतना। तो एक कूलम की वजह से जितना मास डिपॉजिट हो रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए अपॉन एन, ए इज द मास, एन इज द वैलेंसी, एन इज द वैलेंसी। ए मास का मतलब हो गया एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और आपको मालूम है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर। इसको किसके बराबर लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल टू Z इंटू 96500। ये आपका फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। इज दैट क्लियर? अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मेरे को क्वेश्चन करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे आपके लिए चीज़ न्यू है। ऐसे बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मैं बताऊं कि फैराडे लॉ है तो यहाँ पे बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको ये ना पता हो कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्योंकि ये तो आपकी 9 से शुरू हो जाता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये तो सब पता होगा। अब एटॉमिक मास ये भी आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये सब 11th का है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, मैं आपको उसकी रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट इज फैराडे सेकंड लॉ। देखिए फैराडे जो सेकंड लॉ है वो बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू जैसे हमने बात की फर्स्ट लॉ की। सिर्फ फर्स्ट लॉ में क्या था, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था। सेकंड लॉ में हमने क्या करना है, 2 केमिकल सेल लेने हैं। क्लियर? इसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रोड यूज करने हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड यूज करने हैं। लेकिन फर्क क्या होगा, इसमें जो हमने बैटरी यूज करनी है वो मतलब यहाँ पे जो बैटरी यूज की वो सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, दोनों सेल्स सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल करना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट। कहता है इस इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड, दिस इज नेगेटिव, इसको बोलेंगे कैथोड। क्लियर? अब कहता है कि कितना मास एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास। कितना मास डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। ये हमने फर्स्ट लॉ से किया है। सिर्फ इसने बोला कि अगर 2 सेल्स होंगे, 3 सेल्स होंगे, 4 सेल्स होंगे, वहां पे बिल्कुल एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ की है। क्या बोलता है कि द मास ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट कैथोड और एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। वहां पे उसने क्या बोला था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड, लेकिन यहां पे इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। जो फर्स्ट लॉ की आपकी एक्सप्लेनेशन है वही इसने यूज की। तो ये क्या बोलता है, W1 मीन अगर मेरे पास 2 कंटेनर हैं, एक में जितना मास डिपॉजिट हो रहा है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। जैसे मेरे पास 2 सोल्यूशंस हैं, एक कॉपर सल्फेट है, एक मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है। अब कहता है इस कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा, दैट इज W1। इस एनोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है डिवाइडेड बाय W2, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो ये चीज बोलता है कि कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्टली देखो है क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है। कंडीशन क्या दी इसने, सेम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी सेम चार्ज जो है वो दोनों सेल्स में पास करना है, मीन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करना है। जितना इस सेल में से चार्ज को पास करो इतना ही इसी सेल में से पास करना है, इसलिए हम इसको सीरीज में जोड़ा। अगर हम पैरेलल जोड़ते तो इसके बीच में चार्ज की वैल्यू अलग हो जानी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम आनी थी। अब देखो हमें पता फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, M इक्वल टू जेड इंटू क्यू, M इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब जैसा कि हमने बोला कि सेम चार्ज दोनों में से पास करना है, इसका मतलब Q1 अगर मैं इसमें से Q1 पास कर रहा हूँ, इसमें से Q2, इसका मतलब क्या हुआ, सेम चार्ज पास करने का मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। मीन्स जो दोनों सेल्स हैं उसके बीच में से जो चार्ज पास किया जा रहा है दैट इज उसकी अमाउंट कितनी है, Q। तो कहता है कि जो फर्स्ट सेल में जो M1 अगर मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट सेल में जो मास
accumulate हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। तो ये आ गया M1 इक्वल टू किसके बराबर है, Z1 इंटू Q, क्योंकि Q की वैल्यू सेम है। M2 किसके बराबर आ जाएगा, Z2 इंटू Q। क्लियर। तो डिवाइड कर दें, M1 अपॉन M2 इक्वल टू Z1 Q अपॉन Z2 Q। तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, Q Q कैंसिल, तो बाकी बच गया Z1 अपॉन Z2। तो Z की वैल्यू हमें पता है E अपॉन 96500, तो Z1 की वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन 96500। Z2 की वैल्यू ये हमने फर्स्ट लॉ से यूज़ किया है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, E1 अपॉन E2। तो यही हमारा सेकंड लॉ वो बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ यही बोलता है कि जब भी कभी हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले रहे हैं, उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कर रहे हैं, तो कहता है कि मासिस जो डिपॉजिट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासिस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासिस। तो ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ भी आ गया, फैराडे का सेकंड लॉ। तो ये आपका होल टॉपिक था किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को बताना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है आप क्वेश्चन जरूर करें। थैंक यू।